वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय उन्नत अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता। साथियों, आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे उन्हीं को मानते जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो साथियों, हम बहुत दिन के बाद में लाइव आए हैं, तो उसके लिए माफी भी चाहते हैं। काफी दिन से लाइव नहीं आ पाए थे, मेरी आंखों में प्रॉब्लम आ रही थी, इस करके लाइव नहीं आए। तो ये तीन लड़कियों ने, नेपाल की लड़कियों ने बहादुरी का काम किया है और वो काम करके दिखाया जो मर्द के बच्चे भी नहीं कर पाते। कई बार मर्दों के अंदर हिम्मत नहीं होती। नेपाल के अंदर इन लोगों ने, रीटा ने, इंदिरा ने और इंदिरा, विश्वकर्मा जी ने और एक संगीता जी ने, इन तीनों ने विश्व इसमें एक नेपाल के अंदर इतिहास बनाया है। एक साइकिल पर यात्रा करके पूरे पूरे नेपाल की और जात पात के खिलाफ यात्रा करके उसको एक इतिहास बनाकर रख दिया। तो जो रीटा जी का और ये संगीता जी का इंटरव्यू पहले हो चुका है। तो आज इंदिरा जी और विश्वकर्मा जी ये हमारे साथ में जुड़े हैं, तो इनका साथ में इनका स्वागत करते हैं। इसके बाद हम सवाल जवाब करेंगे। जी इंदिरा, विश्वकर्मा जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय जी। जी धन्यवाद, नमस्कार, नमो बुद्धाय। जी और आपका और ये वॉइस ऑफ मानवता टीवी को भी धन्यवाद। जी। ते हमारा पहले सवाल ये होगा, तो आप अपना पूरा नाम बताएं और कहाँ से, किस शहर से रहती हो, नेपाल में कौन से शहर में रहती हैं? नमस्कार, मेरा नाम इंदिरा विश्वकर्मा है। मैं ये नवलपरासी, नेपाल के नवलपरासी जिला लुम्बिनी प्रदेश के नवलपरासी के सुनौल में रहती हूँ। घर जी मेरा यही सुनौल ही है। जी जी। तो इसमें जैसे भी आप लोगों ने यात्रा किया है, जहाँ इसमें जो साइकिल पर यात्रा किया है, ये आप लोगों के मन में कैसे आया, कहाँ से इसको आपको प्रेरणा मिली? ऐसे मतलब इसकी प्रेरणा किसी ने दी होगी आप लोगों को? इस पे यात्रा करने का जो है इस मन में कैसे ख्याल आया जी? हाँ जी, ये मन में ख्याल हमारा जो राष्ट्रीय दलित पत्रकार संघ का टीम है नेपाल में, समस्त दलित पत्रकार समुदाय के जो प्रतिनिधि है उसका टीम जो है राष्ट्रीय दलित पत्रकार संघ, ये संघ ने प्लान किया कि समग्र दलित समुदाय के हित के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। मीटिंग किया और लास्ट में फाइनल हुआ कि हम साइकिल यात्रा करेंगे, कुछ नया करेंगे जो लोगों की ध्यान आकर्षण भी हो जाए और ये दलित समुदाय के आंदोलन जो है उसको भी फल मिल जाए। ऐसे मीटिंग किया था और हमको तो बाद में पता चला जब रीता दीदी ने मुझे मैसेज किया था, हम लोग ऐसे कर रहे हैं, क्या ख्याल है आपका भनेर मैसेज किया था। और मैंने तो पहले कभी नहीं सोचा था दलित आंदोलन क्या है, दलित आंदोलन के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। पता तो था लेकिन सोचा नहीं था। उस वक्त रीता दीदी ने जब मैसेज किया और मैंने सोचा ये तो मेरा भी जिम्मेवारी है, मेरा भी दायित्व है। और दलित समुदाय के साथ जो अन्याय, विवेक के नाम पर जो अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध हम भी खड़ा रहना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, ये अभियान में साथ देना चाहिए, इसलिए हम जुड़े थे। ये प्लान सब राष्ट्रीय दलित पत्रकार संघ की टीम ने मिलकर किया था। तो राष्ट्रीय दलित पत्रकार में ये कौन कौन सी मतलब बहुत जात होती है, जैसे इंडिया में होती है ST SC OBC के लोग, जैसे चमार है, भंगी है, बहुत सारे जात आती हैं। थोड़ा इसमें बताएंगे इसमें कौन कौन से लोग हैं, ताकि मतलब उसको हमें पता लग सके। नेपाल में दलित में जात एक है विश्वकर्मा और दूसरा है परियार, तीसरा है नेपाली और चमार भी होता है इधर भी, और डोम, ऐसे ही।
तो नाम तो विश्वकर्मा है, तो फिर इसमें दलित कैसे हुआ? विश्वकर्मा का मतलब होता है विश्व को बनाने वाला, विश्व को गढ़ने वाला, तो वो दलित दलित कैसे हो सकता है? तो ये जो शैतानों द्वारा जात पात बनाई है, वहाँ उसको शैतान बोलते हैं। और हमने इसमें इंडिया में चैलेंज किया था ब्राह्मणों को कि जो ब्राह्मणों ने जात पात बनाई है, वो उनको धर्म का कोई ज्ञान होता ही नहीं है। जो ब्राह्मण जात पात को मानते हैं उसका धर्म को कोई ज्ञान नहीं होता। हमने ये भी लिखा था कि अगर लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो वो 1.25 लाख ब्राह्मणों से हम विचार चर्चा करना चाहते हैं, और जिसको जो जीतेगा हम उसका 1.25 लाख रुपए इनाम के भी देंगे। तो कोई माई का लाल विचार चर्चा करने के लिए नहीं आया। तो हमने इसमें जो जिसको शूद्र वर्ण कहते हैं, ये शूद्र वर्ण भी इसका किसी धर्म का हिस्सा नहीं है, वो गुलामी का हिस्सा है। तो गुलाम लोगों का धर्म नहीं होता है। तो ये जो है ना, समझना चाहिए कि दलितों का कोई धर्म नहीं है। ये जिनको दलित बनाया है, दरअसल इनकी ताकत से ये लोग डरते हैं, इसीलिए उनको उनको डराने का काम करते हैं। तो इंदिरा जी, जैसे इंदिरा, आप लोगों ने जो सफर किया है, ये कितने दिन में सफर किया आप लोगों ने साइकिल पर? और उसमें आप लोगों का ये साइकिलें वगैरह ये कहाँ से मिली थी आप लोगों को? आप पहले से खरीद रखी थी, या इन्होंने जो संगठन ने इसको आपको सहयोग किया? जी जी, आपका पहला सवाल था साइकिल यात्रा कब से कि- किया है ना? जी 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 हमने नेपाल के टाइम अनुसार न्यू ईयर वैशाख के 6 गते से महेंद्रनगर, जो नेपाल और भारत का बॉर्डर साइड है, वहां से महेंद्रनगर का गड्ढा चौकी से हमने यात्रा शुरू किया था वैशाख 6 गते से। और हम मेची जो है, वहां भी नेपाल और भारत के बॉर्डर साइड है, वहां हम 26 गते हुए थे। हमने 20 दिनों में यात्रा पूर्ण किया था, साइकिल महाकाली मेची साइकिल यात्रा पूर्ण किया जी। था। और दूसरा सवाल था साइकिल साइकिल पहले कहाँ से ही से? खरीदी, जी जी। पहले से ही खरीदी थी या क्या हुआ था? हमारे हाँ हाँ। पास साइकिल नहीं था, साइकिल था पर वो क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल साइकिल था वो। जो हमने साइकिल यात्रा पे सफर किया, वो साइकिल हमारे पास नहीं था। और वो साइकिल हमने लेने के लिए हम लोग को जो यहाँ का सुनचादी व्यवसायी संघ है, नेपाल टेलीकॉम है, और विभिन्न संघ संस्थाओं ने सहयोग किया था। उसके माध्यम से हमने साइकिल खरीदी। और जहाँ साइकिल फसल है वहाँ के लोग भी हमको, ये अभियान में हमारा भी साथ है, इसके लिए हम भी आपको सहयोग करते हैं, इसलिए ऐसा सफल रहा। जी जी। तो इसमें मेरा सवाल ये है अभी आपको कि लड़कियां, 3 लड़कियों ने ये काम किया है, कोई लड़का ही क्यों सामने नहीं आया? कि लड़कों में इतना दम नहीं था कि जो मतलब इतना आप लोगों, लड़कियां, 3 लड़कियों ने इतना बड़ा काम कर दिया, लड़कों में इतना दम नहीं था? उन्होंने कोई साथ नहीं दिया आप लोगों का? इसमें क्या कारण रहा हुआ? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लड़के में भी दम है। और लड़की भी उतना ज्यादा कमजोर तो नहीं है ना। जो नहीं। अपने आप को कमजोर समझती है उसका अलग बात है, लेकिन हम लड़कियों भी कर सकते हैं। और समाज में दलित समुदाय के जो बीच भेदभाव है, जाति विभेद है, उसमें भी ज्यादा लड़कियों को है। लड़कियों ने ज्यादा हिंसा सहने पड़ रहा है, इसलिए हमने वो लड़की के लिए, लड़की के हक के लिए हमने ऐसा किया था। उसको भी, लड़की को भी प्रेरणा मिले और सरकार के ध्यान आकर्षण भी हो, इसलिए। वैसे वैसे जिस धर्म की बात कर रहे हैं, मतलब जैसे दलित में, उसमें एक ब्राह्मण द्वारा एक फैलाया जाता है कि वो क्या कहते हैं उसको, हम्बड़, वो क्या कहते हैं उसको, एक एक चीज गलत गलत चीज फैलाई जाती है। जैसे कुत्ता सामने को निकल गया तो वो क्या नाम है, अपशगन हो गया है।
तो ऐसे बोलते कि 3 लड़कियों का जाना, मतलब साइकिल पर 4 क्यों नहीं थी, 2 क्यों नहीं थी या 5 क्यों नहीं थी, तो 3 को अपशगुन माना जाता है मेरे ख्याल से हिंदू तो हम लोगों ने तीनों को ये अपशगुन को आपने खत्म किया। इसके ये ऐसा सोचा था कभी आप लोगों ने कि 3 लोग जो साइकिल बजाएंगे और ये अपशगुन को हम खत्म कर देंगे, जड़ से मिटा देंगे? तो सबसे पहले तो ये आप लोगों ने काम किया। तो इसके बारे में क्या ख्याल आपका? ये ऐसा होता है कि अगर तीन तीन आदमी 3 काने होते हैं, ऐसा सुना जाता है? तो ऐसा कभी सुना था आपने? नहीं सुना तो नहीं था, ये संयोग था। हम लोग तो समग्र राष्ट्रीय दलित पत्रकार संघ की महिलाओं को आह्वान किया था कि हम लोग ऐसे कर रहे हैं महाकाली में साइकिल यात्रा, जिसको इच्छा हो और ये अभियान में साथ देना हो आप सब जुड़ जाए, ऐसा ऐसे आह्वान किया था। पर किसी को जो महिला पत्रकार जो है उस उन मध्य से किसी को साइकिल चलाना नहीं आता था, और किसी को अपने घर परिवार देखने, बाल बच्चे को देखना पड़ता था, और काम भी फुर्सत नहीं मिला, इसलिए हम लोग 3 लोग जुड़ गए। नहीं, मैंने सोचा तो नहीं था हम 3 लोग सफर करेंगे। मैंने तो सोचा था, जब रीता दीदी ने मुझे मैसेज किया था तब मैंने सोचा था पूरे दलित समुदाय के जो पत्रकार जो लोग हैं वो सब यात्रा करेंगे, टीम वर्क, टीम में अभियान के दौरान चलेंगे, ऐसा सोचा था। बाद में पता चला कि नहीं, वो ज्यादा नहीं आए, हम 3 लोग ही इसमें अभियान के दौरान चलने के लिए राजी हो गए। ये बात पता चला तो मैं थोड़ा घबरा भी थी, मतलब उस बात के लिए नहीं कि हम 3 लोग ही यात्रा करेंगे, और जो सोचा था डर का बात क्या, समग्र दलित उत्थान के लिए, दलित समुदाय के लिए हम जो ये अभियान में चल रहे हैं, इसका लिए अपना डर, अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ सब है ना, परिस्थिति, खराब परिस्थिति, संभावित खतरा, वो सबको हमने छोड़कर, बेवास्ता कर हमने यात्रा आगे बढ़ा लिया। इसके लिए तो आप लोगों को बधाई के पात्र हैं। वो कहते हैं ना, बधाई आप लोगों का मतलब पूरे पूरे नेपाल के लोगों का अपना आप लोगों ने हौसला बढ़ाया है। और लड़की लोग कुछ भी कर सकती है, आप लोगों ने दिखा दिया करके। तो हमारी तो उन्हें रीटा पे लगातार बात चल रही थी, आप लोगों को शायद सुना हुआ हमारी बातें। तो रीटा को हमने बहुत कुछ हौसला भी दिया था, और एक वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की तरफ से आप लोगों को एक खिताब भी दिया गया है। वो आप लोगों को आने वाले वक्त में मेडल के द्वारा दिया जाएगा। उसमें दिया था हमने आप लोगों को कि डायमंड लेडी। तो ये अब बहुत सारे आयरन लेडी है, कोई कुछ लेडी है, कोई कुछ लेडी है, लेकिन डायमंड लेडी का हमने आप लोगों को खिताब दिया, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बहादुरी का काम किया। तो इसको सुनने के बाद में या महसूस करने के बाद में आप लोगों को कैसा लगा? डायमंड, डायमंड का मतलब होता है सबसे कीमती। जिस लेडीज को छूता माना जाता है, जिसको कोई कीमत नहीं है, उसको डायमंड लेडी का नाम वॉइस ऑफ मानव तरफ से देना, ये आप लोगों को कैसा लगा? जी। सर्वप्रथम तो मैं फिर धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो नाम हम तीनों को दिया है वॉइस ऑफ मानवता टीवी ने। और ये डायमंड जो है वो चमकता बहुत है और बहुत कीमती है, ये सहजता से नहीं मिलती। सर्वप्रथम तो ये सुनकर हम लोग खुश हुए थे, खुश कि हमने लोगों को हित के लिए अपने स्वार्थ, अपने इच्छा, अपने सुरक्षा सब कुछ छोड़कर जो मैदान में खड़े हुए, यात्रा के लिए खड़े हुए, जिन संघर्ष, जिन चुनौतियां हम लोग ने झेल लिया है, वो काले कोयले जो है ना, क्या बोलते हैं उसका, चमकने से पहले वो हमने लोगों को हित के लिए जो कदम उठाया है वो सफल हुआ।
सफल हुआ, और ये बहुत हौसला की बात है। जी जी। एक बार इसमें हमारे गुरुदेव ने जो आशीर्वाद दिया था कि सदा चमकनु, मुझे लगा कि अब चमकने की बारी, चमकने का वो पहला कदम शुरू हो गया है, ऐसा लगा था मुझे। तो डायमंड लेडी का नाम सुनकर जिंदगी चमकने का शुरू लगा। दो पल्लाट के लिए जी। चमकने का वक्त एक पग उठा लिया है हमने, वो जी सोच लिया मतलब था। ये हमने हमने भी सोचा था कि आप लोगों को ऐसा नाम दिया जाएगा। जब मैं सोच रहा था कि उनको क्या नाम दिया जाए, तो दिमाग में सोचा, हो सोच समझ करके हमने सोचा कि सबसे कीमती नाम तो यही है कि डायमंड लेडी। नहीं तो और भी नाम थे, कोई आयरन लेडी, कोई कुछ और, कोई कुछ और, पर लेकिन देखिए डायमंड लेडी का मतलब सबसे कीमती। इस नेपाल के अंदर औरतों को जलील किया जाता है। जिस वैसे इंडिया के अंदर भी यही हालात है औरतों के। लेकिन औरतें, अगर औरत अपने आप को समझ जाए कि वो कौन, हमने एक किताब भी लिख रहे हैं इसके ऊपर कि औरतों का जो माइंड सेट है वो मर्दों के माइंड सेट से कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। तो औरतों को खास करके पता नहीं है इस बारे में कि औरतों का जो माइंड है कितना पावरफुल है, और इसको सही यूज नहीं करती है। 99% जो औरतें गलत यूज करती है, लड़ाई में यूज करती हैं उसको। तो अगर वो सही बोले, सच बोले, ईमानदारी से काम करेंगी तो वो सही यूज कर पाएंगी, नहीं तो नहीं कर पाएंगी। तो हमने इस पे एक किताब लिखी है जिसका नाम है कि हम करेंगे जात पात और नस्लवाद का सर्वनाश। ये हमारी किताब है, 5वें नंबर की किताब है। अगर इसको नेपाली में ट्रांसलेट करके आप लोग छपवाएंगी तो मेरे ख्याल से जो जात पात की बीमारी जो फैल रही है ना नेपाल के अंदर ही, जो भी इसको किताब को पढ़ेगा जड़ से खत्म हो जाएगी। बात यह है कि जैसे मतलब अगर इंसान को पीड़ा आपको है तो इसका इलाज आप लोगों को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक दर्द किसी और का हो रहा है और उसको दवाई कोई किसी और को खिला दी जाए, ऐसे नहीं होता है। तो जो दर्द आप लोगों को होता है इसका जात पात का, तो आप लोग खुद खत्म करेंगे। जैसे कि हमारे इसमें जो इंडिया में है ना, ये 99% लोगों की थिंकिंग ऐसी है कि उसने मुझे अछूत कह दिया, उसने मुझे दलित कह दिया, उसने मुझे मुझे इज्जत नहीं देता। अब ये ऐसा है ना, अगर कोई आदमी के पास में इज्जत ना हो तो वो कहाँ से देगा? अगर आदमी के पास में कोई ज्ञान ना हो तो ज्ञान कहाँ से देगा? अगर आदमी के पास में कुछ ना हो तो वो कहाँ से, मतलब कहने का मतलब ये है कि दूसरों के कंधे पर बंदूक रख करके या दूसरों के सहारे जिंदगी नहीं जीने का। अपने बलबूते पर जिंदगी जिए, अपने आप को समझे कि मैं कौन हूँ। तो इंसान अगर, जैसे मतलब बहुत सारे कहते हैं कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो दलितों को इंसान नहीं समझते, ऐसा मानते हैं। और दलित भी सोचते हैं कि हमें ये इंसान नहीं समझते। अभी हमने क्या करा, क्या जब कोई इंसान के अंदर वो पशु समझते हैं, मेरे ख्याल जानवर समझते हैं ब्राह्मण लोग दलितों को। तो हमने इसको ऐसा किया कि जो इंसान में इंसान वाले गुण होंगे वो इंसान को इंसान समझेंगे, और जो इंसान के अंदर पशु वाले गुण होंगे वो दूसरों को पशु समझेंगे। तो समझ आए? मतलब जो इंसान खुद होता है तो वो दूसरों को भी ऐसा समझता है। तो पशु, इनके अंदर पशु वाले गुण ज्यादा हैं, इसीलिए वो दूसरों को भी पशु समझते हैं। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। तो इसमें यात्रा जो आप लोगों ने की है, तो यात्रा के दौरान जितने लोगों से आप मिली हैं, तो उन लोगों से मिलने के बाद में आप लोगों को क्या महसूस हुआ? जी। हमने जब पहले दिन से यात्रा किया था तब से ही हमने जो लोगों की आवाज सुनी, तो समाज में वो लोग कितने विभेद के नाम पर कितने हिंसा अपमान से रहे। मैं भी दलित समुदाय से प्रतिनिधित्व करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं था मैंने ये जातीय विभेद को उतना नजदीक से नहीं जाना है ना। मैं तो सबसे मतलब, लेकिन ये तराई क्षेत्र है, इस यहाँ कम है, लेकिन जो विकट क्षेत्र है वहां पर जातीय विभेद उच्च उच्च है। वहां के लोग के जब आवाज सुनी तब मैं रो रही थी, जब वो पीड़ा भोगा है वो सुनकर मैं रो रही थी। इतनी ज्यादा आशा भी थी, हम लोग वैसे सफर किया साइकिल यात्रा पर और वो लोग बहुत खुश हुए थे। ये इतनी ज्यादा धूप है, गर्मी था, अभी भी है, उस वक्त भी हम लोगों को
वो इंतजार करके बैठ रहे थे जब हम आए, स्वागत कर लिया था और बहुत खुश हुए थे। अपने दुख जैसे अपने एक बच्चे अपने माँ बाप के सामने जो दुख शेयर करते हैं, वैसे ही वो लोग हमको अपना दुख, अपना समस्या, अपना पीड़ा बार शेयर कर रहे थे। हमने सुना और हम लोग को बहुत दुख भी हुआ था उस वक्त। और ऐसा लगा कि ये अब ये जीवन समग्र जो अन्याय भोग रहे हैं, जो पीड़ा खेप रहे हैं, उन आवाज विहीन के आवाज हम बनेंगे, अपना जीवन पूरा समर्पित करेंगे उस वक्त। और अभी भी हमको ये महसूस हुआ था और हुआ है, करेंगे भी। इंदिरा जी, अगर आप चाहती हैं हमारे वो इस मानवता पर एक एज ए होस्ट आप हर हफ्ते 1 घंटे का प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ आपका इंटरव्यू, ऐसे आप लोगों ने करना है। जितने भी दलित, जितने जो पीड़ित लोग हैं, उनका आप ऑनलाइन इंटरव्यू ले सकती हैं। उनको जा करके अपने बात करके हमें इंटरव्यू सेंड कर सकते हैं, तो उसका हम आपको उसके हिसाब से थोड़ा बहुत दे सकते हैं। लेकिन अगर उनकी आवाज उठाना चाहती है, ऑनलाइन आप बात करना चाहती है, तो 4-5 लोगों को जोड़ करके उनसे बात रखें, कैसे इसे झंझट से निकल सकते हैं बाहर, और कैसे इससे, जैसे आप लोगों की जो साइकिल पर यात्रा में लिखा होता कि काली मिर्च, पता नहीं कईयों को समझ आई है कि उन्होंने काली के नाम पर यात्रा स्टार्ट करी थी। तो ऐसा क्या आप लोगों ने काली के नाम पर यात्रा किया स्टार्ट, या कुछ और था इसके पीछे? क्या 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 मकसद? मतलब बहुत सारे इंडिया में देख रहे हैं ना, वो देखा होगा आपकी साइकिल पर लिखा होगा काली जो था, तो उसको ऐसा लग रहा होगा लोग इन्होंने काली का नाम लेकर का यात्रा स्टार्ट किया। इसके बारे में क्या ख्याल आपका? इंदिरा जी, आपका आवाज बंद है। हाँ जी। हाँ, फिर सवाल कीजिए, ये फोन आ गया था इसलिए आवाज सुन नहीं पा रही थी। जी जी, वो जब आप लोग यात्रा कर रहे थे उस वक्त साइकिल के ऊपर आगे लिखा हुआ था काली, कुछ पता नहीं काली मिर्च लिखा था, क्या लिखा था उसमें। तो वो लोगों को ऐसा लगा कि आप लोगों ने काली के नाम पर, जो जैसे इंडिया में काली माता, कोई धौली माता, कोई चिट्टी माता, बहुत सारी है माता इनकी, तो उनके नाम से आप लोगों ने यात्रा की, ऐसा लोगों को लग रहा था। तो थोड़ा इसके बारे में खुलासा करें, ऐसा वो उसके नाम से यात्रा की थी या सिर्फ इसका क्या फंडा है इसके पीछे? नहीं, माता के हाँ। माता के नाम पर वो यात्रा नहीं हुई थी। वो जहाँ से हम यात्रा शुरू कर रहे थे वहां का वो, हाँ, वो प्लेस का नाम महाकाली था, इसलिए हमने महाकाली जोड़ा। और खुशी भी हुई। और काली का मतलब होता है जो आपने अभी बोला, माता, इंडिया में जो मानते हैं माता को, वो काली का मतलब होता है काल, महाकाल, अर्थात समग्र जो अन्याय है, शोषण है, हिंसा है, अत्याचार है ना, ये सबको वो खा लेती है और समाज में सकारात्मकता फैलाती है। अन्याय में जो है उसको न्याय दिलाते, ऐसे मानते हैं हम। और ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा को जगाने के लिए उसको मानते भी है, पूछते भी है। मतलब तो ये है, इसी में जोड़ती हूँ। हाँ, ठीक है, हम लोग भी ऐसे ही ना था, ये मतलब तो नहीं था हमारा, ये सोचा भी नहीं था लेकिन आपने बोला और महाकाली से यात्रा हमने किया, उसका मतलब भी वही वही था। जो नकारात्मकता है जातीय विभेद के नाम पर अभी भी, आज तो 21वीं शताब्दी है ना, आज 21वीं शताब्दी में भी दलित समुदाय के लोगों को शोषण किया जा रहा है, दलित के नाम पर अन्याय किया जा रहा है, जो वास्तविक ज्ञान है उनसे वंचित किया जा रहा है। उसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। अब दलित लोग जागना चाहिए, अब सोना नहीं। दलित अगुआ ने आंदोलन के जरिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन अब सोना नहीं। अब युवा, हम जैसे युवा भी जागना चाहिए और इसके विरुद्ध आवाज खड़े रहना चाहिए। ये बात है। जी जी, जो काली का नाम लिया ना आपने, काली का दरअसल है ना, काली का जो नाम है, इंडिया में क्या होता है कि काली के नाम पर ब्राह्मण लूट लूट कर खा रहे हैं लोगों को,
तो इस करके उन्होंने ऐसा लगा कि वहां पर भी ऐसा ही चल रहा हो, तो यहाँ पे जो जो उसको काली के नाम पे चढ़ाया जाता है उसको ब्राह्मण डकार जाते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक उनको घर में भर के राशन पानी जो है चाट लेते हैं लोगों का। वो उसमें ऐसा लग रहा है, उसमें जो आप काल बता रहे हैं वो दूसरा काल है, वो नाम का काल, वो जो है ना, वो जो जिसको बोलते हैं कि जो उसको खा जाता है वो अलग चीज है। जैसे झूठ है, अब ये जो सच है वो सच झूठ का काल है। सच झूठ का काल है तो सच झूठ को खा जाएगा। अगर झूठ झूठ है तो झूठ सुखों का काल है, झूठ सच का काल नहीं है। झूठ सुखों का काल है, सुख जो सुखों को खा जाएगा झूठ, और जो सच है वो झूठ का काल है, वो झूठ को खा जाएगा। तो काल जो है ना, मतलब ये जो होता है, ये भारत में जो चल रहा है, काली की माता के नाम पे बहुत सारी इनकी माताएं हैं, वो तो इनके ब्राह्मणों को नौकर हैं, क्योंकि ब्राह्मण उनसे मजदूरी मतलब उनको छोड़ कर कमा के खा रहे हैं, तो ऐसा है। तो ये यात्रा आप लोगों ने समाप्त कहाँ पर की थी आप लोगों ने यात्रा? हमने वो मेची, नेपाल के झापा के मेची है, वहां पर जाकर हमने ये यात्रा खत्म किया था। नेपाल भारत के बॉर्डर है मेची पुल, जी वहां पहुंचकर यात्रा खत्म किया था। जी। एक 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 मतलब जैसे होता है ना कि किसी ने अच्छा काम किया हो तो उसको कुछ मिलता है लाइफ में। एक अभी ये दादम की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। तो कुछ मिलता है, जैसे कि लोगों की तरफ से प्यार मिला, और बहुत सारे लोगों की तरफ से बहुत कुछ मिला होगा कुछ, लेकिन अपने आप खुद की तरफ से आपको क्या मिला इसमें यात्रा करने के बाद में? खुद की तरफ से लोगों की तरफ से जो एक मिला बार वो है। दोहराइए, एक बार प्रश्न दोहराइए ये कृपया। ये ये अध्यात्म की बात बोल रहा हूँ, अध्यात्म की है ना। जैसे आप लोगों ने यात्रा किया, यात्रा करने के बाद में जो लोगों से प्यार मिला वो अलग है, और जो लोगों से तारीफ मिली वो अलग है, लेकिन अपने आप से खुद से अपने आप को क्या मिला? वो जो लोग हम हमारे प्रति जो स्नेह बांट रहे थे, प्रेम बांट रहे थे, आशा आशा शेयर कर रहे थे, सम्मान भी किया था। मेरे मेरे ही बात करूं तो वो सम्मान जो था ना, वो सम्मान दिखने में तो सम्मान था, लेकिन मेरे लिए वो सम्मान आज भी उधार है। जो यात्रा तो हमने पूर्ण किया है, लेकिन जो दलित समुदाय की आवाज, आशा है ना, जो वो काम अभी भी बाकी है। और जब तक समाज में जातीय भेदभाव कायम रहेगा, तब तक वो सम्मान जो है, वो प्यार है, वो उधार है मेरे लिए। मैं उस पे काम करूंगी, और उसके बाद वो सम्मान भी पूर्ण हो जाएगा। मेरे ख्याल से वो सम्मान हमारे लिए हौसला था, और हौसला कभी भी खत्म नहीं होंगे। और मुझे लगा था कि इतने ज्यादा शोषण है समाज में, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ थी। अब जागना चाहिए, और लोगों के सदा लोगों के हित के लिए काम करना चाहिए। काम बहुत है, पीड़ा बहुत है, समाज में शोषण बहुत है, इसके लिए हमने हम लोग काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, ये सोचती थी, और कुछ नहीं। और यात्रा है, यात्रा की सफर में बहुत सारे अनुभव भी हो जाते हैं, कुछ सीख भी जाते हैं, सब यही है। वैसे मेरा सवाल आप समझी नहीं है, मैं सवाल दोबारा दोहराता हूँ उसको सवाल को। लोगों की तरफ से यात्रा के दौरान आप लोगों को प्यार मिला, मोहब्बत मिला, हौसला मिला, राइट? ये मिला आप लोगों को। हाँ। आपको अपनी तरफ से, अपने अंदर से क्या मिला इस यात्रा को करने के बाद में? फॉर मैंने एग्जाम्पल बोला ना। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटा सा। जब आदमी चोरी करता हाँ, है, अब क्या समझा, अब समझी लेकिन समझने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे वो लोग हमको प्यार दे रहे थे, सम्मान दे रहे थे, और एक प्रेरणा मिल रही थी क्या बोलूं, संतुष्ट भी थी। और जो हाँ काम करना था, जो काम करना था, वो काम हमने करके दिखाया।
त्यो अंदर से एक आत्मविश्वास, एक मनोबल, बुलंद हौसला, जोश, ऊर्जा बढ़ रहे थे। अब बात पकड़ लिया आपने, लेकिन थोड़ा सा और भी गहराई में जाएंगे तो और भी कुछ मिलेगा इसमें। जैसे कि हम जब चोरी करता है इंसान, चोरी करता है, अकेला चोरी किया तो उसको क्या मिला? डर और तन्हाइयाँ। हाँ, जब इंसान चोरी करता है तो डर और तन्हाई मिलती है। जब इंसान अच्छे काम करता है तो उसको मिलता है सुकून और मोहब्बत। हाँ, संतुष्ट मिला। संतुष्टि है कुछ यही तो। हाँ, उसको पकड़ लिया था आपने, लेकिन मैं थोड़ा उसको और भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो है समझ गई इसमें कि सुकून मिलता है। मुझे। सुकून जो है, अगर हाँ, आदमी अच्छे काम करता है तो उसको सुख मिलता है, सुकून मिलता है। आप अच्छे काम करने के बारे में सोचें, जरा सोच ही रहे हैं तो उसका आदमी को सुकून मिलना स्टार्ट हो जाता है। और जब बुरा काम करता है तो बुरे का काम का उसको उसको डर लगना स्टार्ट हो जाता है कि मैं बुरे काम करना दूं। लेकिन मोस्टली क्या करते हैं, बुरे काम को लोग पूरी शिद्दत से करते हैं और अच्छे काम को लोग छोड़ देते हैं, ऐसा होता है। तो इसमें जो है देखो इंदिरा जी, अगर आप लोग जात पात को जड़ से खत्म करना चाहते हैं नेपाल से, तो मेरा पूरा सहयोग रहेगा आप लोगों को। हम इसको जड़ से लेकर के धन्यवाद। जड़ से लेकर इसको मिटा कर रख देंगे जात पात को। अगर मेरे हिसाब से कोई चलेंगे ना आप लोग, तो मैं गारंटी से कहता हूँ, मैंने किताब लिखी है ना एक, उसमें मैंने ऐसे ऐसे उदाहरण दे रखे हैं जात पात को दिमाग से निकालने का। जात पात कोई एक शारीरिक बीमारी नहीं है, एक मानसिक बीमारी है, मानसिक बीमारी। हाँ, और मानसिक बीमारी तो सिर्फ ज्ञान से खत्म होती है, और ज्ञान मिलता है सच्चाई से और ईमानदारी से। जब इंसान इसमें चलेगा तो वो सच्चाई और ईमानदारी, जैसे कि कोई भी मतलब अगर घर से सामान मंगा लेते हैं, जैसे आप अंधेरे में कहीं घर में जा रही हैं और कहते हैं कि आप मतलब अचानक आपको किसी दूसरे के घर में भेजा अंधेरे में, तो वो कहते हैं बेटा ये सामान लेकर आओ, यहाँ पर पड़ा है। तो आप उसको एक नहीं दो बार पूछेंगे, चार बार पूछेंगे किस कोने में पड़ा होगा सामान, ये कहाँ पर पड़ा है। लेकिन अगर उसमें लाइट जगी होगी अंदर, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप उसको उठा लाएंगे अपना आप ही। तो ऐसा ही जब सच की लाइट अंदर जग जाती है, जिसको गौतम बुद्ध कहते हैं प्रकाश, और बहुत गुरु नानक भी इसको प्रकाश कहते हैं, सच का प्रकाश जब अंदर हो जाता है, तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, झूठ, तूफान, बीमारियां, छुआछूत, जात पात, ये सब अवगुण अंदर पड़े होते हैं, तो उसको निकाल करके सच बाहर फेंक देता है। हमने अपने अपने अंदर से जात पात को खत्म कर दिया। मैं भी चमार जाति में पैदा हुआ था, कभी 1977 में पैदा हुआ था। हमने अभी जात पात को भी निकाला, इसको 2018 में निकाला इसको अंदर से, तो निकाल करके इतनी दूर फेंक दिया है कि ये कभी वापस नहीं आएगी हमारे पास में। अगर कोई कहेगा भी हमें, तो हम उसको वापस लेंगे नहीं है। जैसे गौतम बुद्ध कहते हैं कि गौतम बुद्ध को एक गांव में जा रहे थे, चले गए को, तो बहुत सारे लोग उसको गालियां दे रहे थे निकल खड़े होकर के, तो तुम भिखारी हो, तुम ऐसे हो। तो गौतम बुद्ध कहते हैं तुम्हारी बात खत्म है तो मैं जाऊं? तो हम तेरे को गालियां दे रहे हैं, तू मतलब ये तो जाने की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं इनको आपने गालियां दी हैं, मैंने आप लोगों की गालियां नहीं ली है। मैं आप लोगों की क्यों लूं? आप लोग हाँ, गालियां खुद संभाले इसको। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो है। अगर जात पात ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, जितनी बड़ी बीमारी बन गई है, तो थोड़ा समझने की जरूरत है। जिसको आपको समझ आ गई है उसको निकालना आसान हो जाएगा, जो समझ नहीं आई है तो उसको निकालना आसान नहीं है। तो लास्ट में आप वॉइस ऑफ मानवता की टीम को क्या कहना चाहती हैं? और इसको जात पात को जितना भी चाहेंगे इसको हम गारंटी से लिख कर देंगे आपको कि इतने दिन के अंदर जात पात आप लोगों के माइंड से खत्म हो जाएगी। तो ये खत्म कर देंगे इसको। तो ये मेरे पास फार्मूला है इसका जात पात खत्म करने का, कि हमने अपने अंदर से खत्म किया उसको। तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो लास्ट में क्या कहना चाहती हैं आप इंदिरा जी, वॉइस ऑफ मानवता को, और ये जो काम कर रहे हैं हम इसमें, आप इसमें जुड़ना चाहती हैं वॉइस ऑफ मानवता से लाइफ टाइम के लिए, ताकि जो पीड़ितों की आवाज उठा सके। आप ध्यान की बात करें, ज्ञान की बात करें, लोगों के हक की बात करें, यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होगी। हाँ, सिर्फ पुजारी पंडों की बात नहीं करनी, सिर्फ सच्चाई ईमानदारी की बात करनी है, ताकि लोगों में ज्ञान जा सके जी। मैं ये वॉइस ऑफ मानवता के जो काम है जो आप लोग कर रहे हैं उसका सेलेक्ट करती हूँ वास्तव में ये काम। और खुशी भी हुई कि आपके वहाँ ये अब नहीं नहीं है
वो सबको हमने बहुत दूर फेंक दिए हैं। ये सुनकर बहुत खुश लगा। जो आपने सही बोला था, विभेद बाहर नहीं है, विभेद अंदर है, मानसिक स्तर पर है। वो जो सदियों से जो विभेद के नाम पर शोषण किया है, आपने जैसे बोला कि कथित ब्राह्मण जात ने अपने अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो दलित जाति को दमन करते आ रहे हैं, उसके ये अज्ञानता ही है। खास में एक तो स्वार्थ है और दूसरी अज्ञानता है, जो वास्तविक ज्ञान से आप खुद ही पीछे रह गए और लोगों को भी अंधेरा में डाल रहे हैं। वो अज्ञानता ही है। मैंने जब यू यात्रा के क्रम में जब देखा, जब सुना है ना, तब वो समय में सोच रही थी कि ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी, जब तक कि हम लोग मानव के मनस्थिति जो है पुराने संस्कार पकड़ते हुए जो आगे बढ़ रहे हैं नकारात्मकता लेकर, उसको खत्म करने के लिए समाज में सकारात्मकता, प्रेम, स्नेह, करुणा फैलाना पड़ेगा। प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश फैलाना पड़ेगा। जब हम ज्ञान के प्रकाश फैलाएंगे, अंधकार अज्ञानता को दूर करेंगे, तभी ये जात पात के जो भेदभाव हो रहे हैं ये खत्म होंगे। सिर्फ जात पात ही नहीं, समाज में कितने हिंसाएं फैल रही है, महिला हिंसा है, शोषण है, और कितने सब है ना, वो सब खत्म हो जाएंगे। इसके समाधान यही है कि अज्ञानता जो है उसको हटाए और ज्ञान के प्रकाश फैलाए। मैं अंत में ये कहना चाहती हूँ, मानव वॉइस ऑफ मानवता टीवी और आप लोग को धन्यवाद का साथ, कि हम सब लोग, हम सब मानव है, और मानवीय गुण धर्म को खोज करिए, प्रेम को बढ़ाए, सद्भाव करुणा को फैलाए। रूढ़िवादी के नाम पर, अज्ञानता का नाम पर एक दूसरों के साथ अपमान ना करे। यही कहना चाहती हूँ। और आप फैलता जाइए। आपने कह रहा था कि आप लोग आप जुड़ने चाहे तो हम है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग जुड़ चुके हैं आप लोगों से, और आपने जो सहयोग किया वो बहुत ज्यादा है। जो नाम भी दिया डायमंड लेडी का, वो भी हमको बहुत सालों तक, जब तक सांस रहेंगे, ये डायमंड लेडी का जो उपनाम दिया है, जो नाम दिया है, ये हौसला प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद। ये आप लोगों का किस्मत का था, इस पर दे दिया हमने। हमने जिस टाइम आप लोग यात्रा करे, उस टाइम सोच रहे थे, उससे पहले कभी सोचा भी नहीं था ऐसा नाम आप लोगों को देंगे। तो मैं इतना एक लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ, दलितों के ऊपर वही हमले करते हैं जो दलितों की ताकत से डरते हैं। दलित वो कौम है, इस देश के राजे महाराजे थे कभी, जिनको इन्होंने अछूत बनाकर दुरकार दिया है। और जिस मंदिरों में, मस्जिदों में बैठे हैं, मंदिरों के अंदर बना करके, ये बुद्ध मठ थे पहले, इसको जान के, बुद्ध मठों को तोड़ करके इन्होंने मंदिर बनाए हैं। तो ये प्रॉपर्टियां दलितों की हैं, तो उसको ध्यान रखिए बात का। दलित कभी दलित नहीं थे, ये पहले राजपूत थे। राजपूत का मतलब होता है राज करने वाले पुत्र, जो मतलब राज करते थे। राज वो ये नहीं क्षत्रिय जिसको, जो ब्राह्मणों के गुलाम, वो नहीं है। राजपुत्र क्षत्रिय जो भारत में जो है वो रहते हैं, जो जिनको छूत बोलते हैं, ये क्षत्रिय थे। हमने लिखा था इसके ऊपर एक आर्टिकल, ये जो भारत के रहने वाले हैं, जो जिनको अछूत बोलते हैं, चमार बोलते हैं, भंगी बोलते हैं, वो अक्षत्रिय थे। अक्षत्रिय का मतलब होता है बहादुर इंसान, ताकतवर, जो अपने बलबूते पर जुल्म को खत्म करते हैं, और जो बलबूते पर ये। तो ऐसे ही जो नेपाल में जिनको अछूत बोला जाता है, ये भी बहादुर लोग हैं। इनकी ताकत से इन लोगों को डरते हैं, तभी इनको अछूत कह करके, दलित करके मारते हैं। तो अपनी ताकत को पहचाने। और कोई कुछ भी कहता है, कोई चमार कहता है, कोई भंगी कहे, कुछ भी कहे, आप लोग उसको बेवकूफ समझ करके छोड़ दीजिए। वो महामूर्ख हो सकता है जो ऐसी बात बोलते हैं। अगर कोई किसी को कुछ गालियां देता है तो उसको भी मूर्ख समझ के आगे निकल जाए। गाली का मतलब गाली नहीं होता। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक आदमी मेरे को 6 महीने से लगातार गाली दे रहा था,
तो फेसबुक पर हमने सिर्फ 6 महीने की गालियों को बांधे हुए एक ही कमेंट किया था कि अच्छे इंसान कभी गाली नहीं देते। उसके बाद में उसका कमेंट नहीं आया है। तो कमेंट जो अच्छे इंसान कभी गाली नहीं देते उसको भी समझ आ गई, उसने बाद में कमेंट नहीं किया। तो इसलिए अच्छाई को अच्छाई से बुराई को मार सकते हैं, बुराई से बुराई को नहीं मार सकते। बुराई से बुराई फैलती है और अच्छाई से बुराई को मारेंगे। जैसे अंधेरे से अंधेरे को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, प्रकाश से ज्ञान इसको बाहर निकालेंगे। जैसे गौतम बुद्ध, मैं लास्ट में बात करना चाहता हूँ इसमें कि गौतम बुद्ध कहते हैं कि अप दीपो भो, कि खुद का दीपक खुद बनो। और खुद का दीपक खुद कैसे बनेगा ये बहुत सारे भिक्षु को पता ही नहीं है, जिन्हें बहुत सारे बैठे हैं उनको पता नहीं है। अगर हम आज की डेट में कहें कि अगर कैसे बनेगा खुद का दीपक, खुद इंसान कैसे बन सकता है, जैसे कि एक कमरे में लाइट जगाने के लिए उसमें पाइप भी डालनी पड़ती है, तारें भी डालनी पड़ती हैं, इसमें होल्डर भी लगाना पड़ता है, बटन भी लगाना पड़ता है। ऐसे ही अंदर जो है सच्चाई और ईमानदारी का कटोरा लगाना पड़ेगा, और जो इसमें प्यार और मोहब्बत का तेल डालना पड़ेगा, और इसमें सब्र संतोष का उसके अंदर बत्ती डालनी पड़ेगी, और सच का उसके ऊपर लो लगाना पड़ेगा, तब जाकर दीपक जलेगा। तो दीपक जल गया तो ज्ञान मिट गया, जात पात मिट गई और छुआछूत मिट गई, ये सब खत्म हो जाएगी। तो इस याद रखिए, जो सच बोलेंगे वही वही अपने जीवन से ज्ञान का अंधेरा मिटा सकते हैं, वही अपने आप को स्टेबलिश कर सकते हैं। तो इंदिरा जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता पर जुड़ने के लिए स्पेशल धन्यवाद और शुभकामनाएं। ये काम किया वो लोगों ने, और उम्मीद भी करते हैं आप ऐसे ही बहादुरी भरे काम करते रहेंगे। और वॉइस ऑफ मानवता का मतलब होता है पूरे विश्व के लोगों की आवाज, जिंदे लोगों की आवाज। हम उनको मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। हम उनको मुर्दा मानते हैं जो झूठ बोलते हैं, सच्चे इंसान को सच जिंदा मानते हैं। तो शुक्रिया जुड़ने के लिए, और उम्मीद भी करते हैं आप ऐसे ही देश कौम की सेवा करते रहेंगे। जात पात का अगर जो आप खत्म करना चाहते हैं नेपाल से, हम उसमें पूरा सहयोग देंगे। और जो भी नेपाल की टीवी पर, रेडियो पर हमारा इंटरव्यू कराना चाहते हैं कहीं भी, तो हम उनको भी कहना चाहते हैं कि जात पात आपके दिमाग से ऐसी निकाल दी जाएगी जैसे मतलब घरों से चोर निकल के भाग जाते हैं, दोबारा मुड़ के नहीं आते, ऐसे भाग जाएंगे। तो इंदिरा जी, थैंक यू, आपका शुक्रिया, धन्यवाद। साथियों जो है मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। थैंक यू सब।